नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। वॉशिंगटन में यहूदी संग्रहालय के बाहर गोलाबारी हुई। वॉशिंगटन में इजरायल दूतावास कर्मचारियों की हत्या से सनसनी मच गई। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इजरायल ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद आज़ाद फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। इस बड़ी आतंकी घटना के बाद भड़के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास पर घातक हमले के लिए यहूदियों के खिलाफ जो उकसावा है वही जिम्मेदार है। नेतन्याहू ने दोहराया कि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से इजरायल नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे और वॉशिंगटन डीसी की इस घटना की पूरी जांच सरकार कराएगी। हर हाल में दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ मैं दुनिया के सामने अकेला हूं, लेकिन मजबूती से खड़ा हूं। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भयानक हत्याएं हैं, ये यहूदी विरोधी भावना पर आधारित है। ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। चलते हैं, मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमा, घटना ये काफ़ी जिस तरीके से इसके रिएक्शंस आ रहे हैं, ये लगता नहीं है कि बात यहीं तक थमेगी, क्योंकि इजराइल ने इस पर काफ़ी नाराज़गी भी जताई है कि वॉशिंगटन डीसी में जिस तरीके से 2 यहूदियों की हत्या की गई है। जी बिल्कुल, काफी कठोर है वो इजराइल की तरफ से लाजमी थी यानी, और वो अभी रही है। जिस तरीके से रात को 9 बजे वॉशिंगटन डीसी, जो कि दुनिया का एक बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता है, वहां पर फायर करके 2 स्टाफ है उनकी हत्या की गई, तो अपने अपने बड़े सवाल पैदा करता है। आज ही जो है जो इजरायली मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि खासतौर पे यूरोप जैसे इस तरह की जो चिंताएं थी, इस तरह की जो धमकियां थी वो मिल रही थी, और अमेरिका में इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। इजराइल साफ तौर पे कह रहा है कि किसी भी तरह से वो दबाव में नहीं आएगा। बेशक जो है वो फिलिस्तीन कॉज बताकर जिस तरीके से ये हमला किया गया, क्योंकि जो शूटर है वो पकड़ा गया, उसने पकड़े जाने के बाद फिलिस्तीन आज़ाद फिलिस्तीन के नारे लगाए, तो एक बार फिर से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी तरफ से कठोर बयान दिया है। और जो गाजा को लेकर जो इजराइल की नीति है, इसमें पूरे गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण की बात उन्होंने पहले भी की, उस बात को उन्होंने दोहराया है। इस बीच जो है वो दुनिया भर में जो इजराइल के दूतावास है उनकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ भारत ने भी ये जो हमला हुआ है जिसमें 2 इजरायली जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हुई, उस पर उसकी निंदा की है और जो दोषी है उसको सजा तक पहुंचाए जाने की मांग की है। तो एक रिएक्शन जो है वो इजराइल में देखने को मिल रहा है, और इसका खामियाजा जाहिर सी बात है कि गाजा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के तेवर इजराइल के प्रधानमंत्री के हैं वो साफ तौर पर अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं। और इस घटना को, जिसको कि उन्होंने यहूदियों के खिलाफ आतंकवाद की बात कही है, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा है कि ये यहूदियों के खिलाफ जो है ये अपराध का मामला है और इसको रोका जाना चाहिए। तो एक कठोर प्रतिक्रिया दुनिया के देशों की तरफ से आ रही है, खासतौर पर इजराइल की तरफ से। देखना बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है, सीधे आपके लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से जो शत्रु में आतंकवादियों से मुठभेड़ जो है वो उसके बारे में आपको बता दें ज़रा। सुबह 6:30 बजे से एनकाउंटर जारी है और सीपुरा में शत्रु इलाके में ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 से 3 दिन से आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल और जो स्थानीय पुलिस है और आर्मी के जो लोग हैं वो लगातार उनके साथ साथ सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ये घना जंगल का और पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बहुत एहतियात से आतंकवादियों की तलाशी जो है उसका अभियान जो इस वक्त चलाया जा रहा है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस वक्त स्थिति जो है वो कैसे बनी हुई है, क्योंकि आज वैसे भी पहलगाम का जो हमला हुआ था उसका 1 महीना पूरा होता है और लगातार ये भी बात उठ रही थी कि वो आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम पे हमला किया था। इस एनकाउंटर का क्या उससे कुछ लेना देना है, और दूसरा इस वक्त क्या हालात है?
देखिए, जहाँ तक किश्तवाड़ के जंगलों की बात करें, वहाँ ऑपरेशन जारी है। बहुत चुनौती मिल रही है। चुनौती इस तरह से कि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, यानी घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और सुरक्षा बल वहाँ पर पूरा अपर हैंड ले चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि चारों ओर की घेराबंदी है। वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, राष्ट्रीय राइफल सेना के जवान हैं, प्लस जो बाहरी घेरा है वो सीआरपीएफ में संभाला हुआ है। तो वहाँ यह भी चुनौती है कि अगर आप आगे बढ़ के ऑपरेशन करते हैं और कुछ रिस्क लेते हैं तो खुद का नुकसान हो जाने का खतरा होता है, क्योंकि आतंकी जो है हायर रीचेज में है और वो बाकायदा नीचे के सारे मूवमेंट को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक एक कदम बहुत फूंक फूंक के चलानी होती है। लेकिन सुरक्षा बलों ने तय कर लिया कि जो भी आतंकी हैं वो किसी भी तरह भाग ना निकले, इसका घेराबंदी कर दी गई और वहाँ रुक रुक के फायरिंग होने की खबर है। जहाँ तक पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद अगर बात करें तो उधर लगातार आपने देखा होगा 13 और जो 14 मई की जो बात कर सकते वहाँ पर जो है पिछले महीने जो है छात्रों में ये जो है 3 आतंकी मारे गए, उसके बाद 3 आतंकी और मारे गए। तो लश्कर और जैश के 6 आतंकी मारे जा चुके हैं और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में जो कायराना हरकत की उनको मार गिराया जाएगा। कुछ पलों की बात है, अलग बात है कि उनकी सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन सुरक्षा बल उनकी तलाश में लगातार जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर एक सवाल और राजीव, आपको जाने से पहले ये भी पूछ लें कि क्या अभी तक इन आतंकवादियों, कौन आतंकवादी हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी कोई खबर आई है? देखिए, अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जैश का ग्रुप है और खासतौर से जैश के उस इलाके में सैफुल्ला सक्रिय है, जो उस इलाके का जैश का कमांडर माना जाता है। और अगर यहाँ सैफुल्ला मारा जाता है तो एक सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, खासकर उस इलाके में जहाँ सुरक्षा बलों को पहले नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इलाका जो है जगह बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चुनौती भरा डिफिकल्ट है और आतंकी यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं पहले से। सुरक्षा बलों को खबर थी 3 दिन से जो है सुरक्षा बल इनकी तलाश में भटक रहे थे। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस अभियान चलाई थी, दूसरी तरफ सेना और तीसरी तरफ सीआरपीएफ। तो आज सुबह कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है और उसके बाद जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि अब आतंकी जो है बाहर निकल के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, यानी न सड़क पर आ रहे हैं, न फिदाइन हमला कर रहे, कुछ कर रहे हैं। तो अब उनको कह सकते हैं कि ढूंढ कर जो है सुरक्षा बल एक एक आतंकी को जो है मार रहे हैं और उनको जो, ताकि जम्मू कश्मीर में एक फिर से अमन चैन का माहौल कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बीकानेर में आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया, सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। ये शोध प्रतिशोध नहीं, न्याय का स्वरूप है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, हमारी सरकार ने सेना को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की
पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। बीकानेर की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए काफी सारे लोग आए थे। उनसे बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था उससे पूरी जो यहाँ पर जनता इकट्ठा थी, एक ऊर्जा का संचार हुआ और लोग खड़े हो गए और इतनी तालियां बजी कि कहीं कहीं सुनाई नहीं दे रहा था कि पीएम क्या बोल रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं इनका रिएक्शन क्या है। आज हमने सुना
जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग राजनीतिक स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन सीमा पार के लिए भी उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी सरकार से कोई भी बातचीत नहीं होगी। आप लोगों का क्या रिएक्शन है? प्रधानमंत्री जी ने आज इस मरुद्रा के अंदर पाकिस्तान को चेताया, बाकायदा ललकारा भी है। खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए सिंदूर के नाम पर, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंदूर मेरे खून में गर्म खून बह रहा है, जो सिंदूर का है, हम इसका बदला ले रहे हैं और ट्रेड और वार दोनों साथ नहीं चलेंगे। स्पष्ट चेतावनी है पाकिस्तान को। उन्होंने नाम लेके कहा कि जिस तरह शहरयार खान एयर स्पेस को नष्ट किया है, इसी तरह इसको नेस्त नाबूद कर देंगे और पीओके से कम कोई बात नहीं होगी। जी, आप जैसे आपने सुना कि वो ऑप सिंदूर को लेके जो उन्होंने बोला कि मेरे लौ में जो है वो सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर बहता है, उन्होंने अपने खून को ऐसे बोला है। बिल्कुल जी हाँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है, उनके जो दिमाग और दिल में बह रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर, उनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में सेना का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस सिंदूर ऑपरेशन में जो साथ में हमारे जो सैनिक थे, जिसमें मिशन सक्सेस करने में जिन्होंने सहयोग दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी जैसे हमारे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मैडम सही है, ये ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने जो कहा था वैसा ही हुआ और पाकिस्तान के अंदर घुस के और चूर चूर कर दिया पाकिस्तान को। कि जो उन्होंने कहा कि ये नए भारत का रौद्र स्वरूप है, मतलब ये पूरा जो देश है अब ये झुकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी नीति, हमारी जो सोच है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में? मैडम देखो, मोदी जी के आने के बाद में देश एक शक्तिशाली देश उभरता हुआ है। तो ये चीन जैसे दो बाहरले देश वाले जो ये अटैक करवाना चाहते हैं, ये किस लिए है कि भारत मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और सबसे बड़े हमारे देश के हीरो हैं वो आर्मी, इंडियन आर्मी है, जिनको मोदी जी के आने के बाद में उनको खुली छूट दी गई है कि आप कोई भी फैसला आप ले सकते हो देश हित के लिए। मोदी जी ने जिस तरह तिरंगे को देखते हुए इशारा किया कि हम एक एक चीज़ का बदला लेंगे, इससे लोगों में जोश भी आया और देश के हर नागरिक का मनोबल इससे दुगना हुआ। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चेतावनी होगी कि भारत तो वो पहले वाला भारत कमज़ोर भारत नहीं है, भारत शक्तिशाली है, भारत मिटाने की हैसियत रखता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पीएम ने बोला है उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि कितना जोश भरा है लोगों में। और आज जो उनकी स्पीच थी बहुत ही इमोशनल स्पीच थी और यहाँ पे उतना ही इमोशनल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देशनोक से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको कुछ देर पहले हमने बताया था कि जहां किश्तवाड़ में जहां पर 3 से 4 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है और लगातार यहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में एक जवान के मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। सुबह 6 बजे से एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था। 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की खबर है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बल जो है वो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी पूरे इलाके को घेरा हुआ है। काफ़ी घना जंगल है, मुश्किल इलाका है और इसी वजह से यहाँ पर इस ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, दुखद खबर एक जवान के मारे जाने की आप जैसे पहले बता रहे थे कि कड़ी चुनौती है और साथ ही साथ जो इलाका है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती सेना के सामने। बिल्कुल एक अच्छी खबर नहीं है। सेना के एक जवान जो है आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गया। पहले वो घायल होगा, फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। एक बहुत दुख भरी खबर है, लेकिन साथ में कि एक मैसेज भी कि हमारी आपकी सुरक्षा के लिए किस तरह सेना के जवान जो है अपनी जान की परवाह ना कर डटे हुए हैं, लगातार जो है आतंकियों को मुकाबला कर रहे हैं। इस जगह के बारे में अगर बताएं तो किश्तवाड़ का सिंहपुरा छात्रू इलाका है और पूरा जंगल है, घने जंगल है, पहाड़ी इलाका। और वहाँ जो आतंकी जो है जो अपर रीचेस में यानी ऊपर बैठे हुए अपने हाइडआउट में बैठे हुए, और वैसे ही जब सेना को, सुरक्षा वालों को खबर लगती है आतंकियों की मौजूदगी के बारे में, उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन 3 तरफ से लॉन्च किया जाता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी होता है, दूसरी तरफ सेना का राष्ट्रीय राइफल्स होता है और तीसरे ओर से बात करें तो सीआरपीएफ जवानों का दस्ता होता है। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद आतंकियों की मौजूदगी का पता लगा। उसके बाद आज सुबह से इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। शुरुआती जो असफलता ज़रूर हाथ लगी है, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे ही सेना को सफलता मिलती है। मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन आतंकियों को यहाँ मार गिराया जाएगा। जो भी आतंकी 2 से 3 आतंकी जो छुपे हुए हैं, संभवतः जैश के बताए जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से घेराबंदी कर लिया गया है और यहाँ भी आतंकियों को मारा जाना तय है। पहलगाम
आतंकी हमले के 1 महीना हो गया और 1 महीने के दौरान ये हमारी पहली कैजुअल्टी हुई आतंकियों से लड़ते हुए हमारे सेना के जवान शहीद हुए और 6 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। 6 आतंकी इसमें मारे भी जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पहलगाम हमले से पहले भी आईएसआई ने बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रची थी। सेंट्रल एजेंसियों ने पाकिस्तान से दिल्ली में आईएसआई के स्लीपर सेल के नेटवर्क को बेनकाब किया है। 3 महीने से ज़्यादा चले ऑपरेशन के बाद एजेंसियों ने दिल्ली से नेपाली मूल के एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा था, जिसने बड़ा खुलासा किया है। अंसारुल से पूछताछ के बाद रांची से अखलाक आजम को भी गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक खुफिया एजेंसीज ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या थी पूरी साजिश और क्या कौन कौन से इलाके निशाने पर थे? देखिए, 2 लोग पकड़े गए हैं और ये जो पूरा ऑपरेशन है खुफिया एजेंसियों का और जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, ये करीब 3 महीने चला है, जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक। और इस दौरान 2 जो बड़े जासूस हैं वो पकड़े गए हैं, जिसमें पहला जो जासूस है वो नेपाली मूल का है, जिसका नाम है अंसारुल मियां अंसारी। और उससे पूछताछ के बाद एक और जासूस को पकड़ा गया जो कि रांची से गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम अखलाक आजम है। तो इन दोनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो आईएसआई है वो पहलगाम हमले के पहले दिल्ली के अलावा कुछ और शहरों में बड़े आतंकी हमले करने की प्लानिंग करवा रही थी। और आईएसआई के साथ इसमें कई जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं वो शामिल थे। और ये लोग दिल्ली और दिल्ली के अलावा देश के कुछ अन्य शहरों में बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में थे। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आईएसआई ने इनसे कहा था कि जो दिल्ली और भारत में जो अलग अलग जगहों पर सैन्य ठिकाने हैं उनकी जानकारियां और उनके जो मैप्स हैं, उनकी जो लोकेशंस हैं, उनकी एक सीडी बनाकर वो पाकिस्तान को भेजें। तो दोनों ही जासूस इसी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उसके पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे पूछताछ में जो बातें निकल कर आई हैं कि जो आईएसआई है वो पहलगाम हमले के पहले दिल्ली और देश के अन्य शहरों में बड़े आतंकी हमले करवाने की फिराक में थी। जो दिल्ली पुलिस है उसने इनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेना से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर इनसे पूछताछ चल रही है। तो एक बड़ी कामयाबी हुई है कि 3 महीने के ऑपरेशन के बाद जो एक बड़ा जासूसी नेटवर्क था जिसके पीछे आईएसआई का पूरा बैकअप था, उसको पकड़ा गया है और एक बड़ा हमला होते होते बच गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों ने नारायणपुर इलाके में नक्सलियों को एक बड़ा झटका दिया है। उनका एक बड़ा किला ध्वस्त कर दिया है। अबूझमाड़ में हुई भीषण मुठभेड़ में 27 नक्सलवादी मारे गए। इनमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी शामिल हैं। बसव राजू और उसके साथियों की जो लाश है उसको नारायणपुर लाई जाएगी। इससे पहले केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने जो गरगोटा के जंगल हैं वहां पर 31 नक्सलियों को मार गिराया था। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। किस तरह के हथियार बरामद हुए हैं? मोर्टार हैं कई सारे जो दागने के काम दागने के लिए नक्सली यूज़ करते हैं। इसके अलावा बीजीएल लॉन्चर है, देखिए बीजीएल लॉन्चर लगा हुआ है। 3 बीजीएल लॉन्चर जो है वो बरामद किए गए हैं। 9 mm का कार्बाइन जो कि अपने आप में बड़ा हथियार माना जाता है वो बरामद किया गया। इसके अलावा कम से कम ऑटोमेटिक हथियार जो है इंसास है, AK-47 है और SLR है वो भी बरामद किया गया है। और
जब भी नक्सलियों के किस लेवल के नक्सली, हालांकि इसमें तो नौबल्ला बसव राजू का भी जिक्र है, लेकिन वो भी मारा गया, उसकी तस्वीर भी आ गई है। लेकिन जब नक्सलियों के मारे जाने के उनके स्तर का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो हथियार क्या बरामद हुए हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इतने ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं तो स्वाभाविक है कि बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। 7.62 SLR, 7.62 × 39 AK-47 बरामद किए गए हैं 3। इसके अलावा 4 SLR हैं, इंसास राइफल है 4, BGL लॉन्चर है 3, कार्बाइन है 1, और इसके अलावा राइफल और 12 बोर की बंदूक जो है वो भी बरामद की गई है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर नज़र आ रहा होगा कि गोलियां जो हैं वो भी बरामद की गई हैं। DRG का जो एक शौर्य है उसको भी प्रदर्शित किया गया है इस पूरे जो बरामद किए गए हैं कल की मुठभेड़ में, जो हथियार बरामद किए गए हैं वो उनकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जवानों ने, DRG के जवानों ने इतिहास रचा है नक्सल समस्या के खिलाफ। कुछ और तस्वीरें भी हैं, मैं प्रवीण से कहूँगा कि साथ में अगर वो नक्सलियों के जो शव रखे हुए हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि एक नारायणपुर का जो ये सिविल लाइन मैदान है वहाँ पर 2 तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिली। एक तो जवानों की जो शहादत की तस्वीर थी, और उसके बाद अब देखिए ये जो 100 रखे हुए हैं नक्सलियों के वो तस्वीरें नज़र आएंगी। उसमें सबसे बड़ा नाम जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है, वो है बसव राजू का शव। ये जो शव है यही अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है, और इसके अलावा लगभग सारे का वो कर लिया गया है। टीपू, CYPC नागेश को भी मार गिराया गया है, जो जिसका बड़ा का डर था। पुलिस मेंबर जिसको बताया जा रहा है, बदरू को मार दिया गया है, सरिता को मार दिया गया है इस मुठभेड़ में, हरमे को मार दिया गया है। इसके अलावा राजेश को मारा गया है, मासे है, जमुना है। सारी लिस्ट जो है वो कुछ देर में आ जाएगी। संगीता CYPC मेंबर जो है उसको भी मार दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो ये सफलता अपने आप में बड़ी सफलता है, और ये अपने आप में बताती है कि किस तरह से नक्सलियों के ऊपर एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की गई है। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा में बड़ी सेंध की खबर इस वक्त आ रही है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक महिला घुस गई। बांद्रा पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 3:30 बजे ईशा छाबड़ा नाम की ये महिला सलमान खान के घर में घुसी। महिला के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि सलमान खान को जो सुरक्षा मिली हुई है उसके बाद भी ये घटना कैसे हुई, ये अब जांच का विषय है। हमारे सहयोगी पारस दामा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, सलमान खान को पिछले कई दिनों में सुरक्षा को लेकर उनकी बड़ी चिंताएं थी, उन पर हमले की बात हो रही थी, घर के बाहर फायरिंग हो चुकी है, बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए, उसके बाद भी इतनी सुरक्षा के बाद ये महिला कैसे घुस गई? अंकित, बेहद ही ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है कि किस तरीके से सलमान खान के घर पे इतनी ज्यादा सुरक्षा है और वहां तक कोई पहुंच गया और बिल्डिंग के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की। 2 ऐसे मामले जो हैं पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, जिसमें पहला मामला 20 तारीख को सामने आया था, जहां पर जितेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति अंदर वो उन्होंने उसको पकड़ा। वहीं आज सुबह मतलब कल रात को तकरीबन 3:22 के आसपास एक महिला ने भी अंदर जाने की कोशिश की, उसको भी बांद्रा पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है, महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो किस संदर्भ में वहां पर पहुंची थी। वहीं जो 20 तारीख को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था उसने बताया है कि वो सलमान से मिलना चाहता था, और ये जो दूसरी महिला है वो भी लगातार यही दावा कर रही है कि उसको सलमान से मिलना था और इसी के लिए उसने अंदर घुसने का निर्णय लिया था। बट मामले में पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतता, पूरी गंभीरता से और गहनता से मामले में जो है वो जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन बातचीत की बात है,
जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। Ishi, on your question regarding meetings of two foreign ministers of different countries, this is for them to decide what they have to do, how they have to engage. Beyond that, I don't have any comment to make, but I would also like to urge what I conveyed to Ishi, the meeting that had happened, the telecon that happened between Afghan foreign minister and external affairs minister. On BTA, as you know that these talks are going on in Washington DC presently. Our Commerce and Industry Minister, along with our team, they are there to negotiate. This is an ongoing process, and we will update you as and when we have something to share with you. So that is where it is. On the Rishabh, your question regarding hiring of lobby firms. So let me tell you that this is something which is not new. It is not a new practice. This has been in place for several decades now, and has been the practice under successive governments since the 1950s. In fact, even beyond that, 1949, first lobby firm was hired in Washington, D.C., possibly others also. These firms have been regularly engaged by the Indian Embassy as per the situation or as per the requirement that arises. All such engagements are available in the public domain, so you can visit the U.S. Department of Justice website and access all the information that is there. In fact, in the run-up to the nuclear deal of 2007, similarly we had engaged firms to strengthen India's case in the United States. I should also add that such a practice is very common among embassies and other organizations in Washington, D.C. And other parts of the United States. Just to give you a little more factual details about it, in 1949, the embassy had hired Rosen and Fred. In 1954, GOI hired Shaler Butler Associates. In 1958, GOI hired Moss Edward K. From 1969 to 1974, GOI had hired Square Sanders and Dempsey LLC. In 1981 to 83, GOI hired Barron Canning and Company Incorporated. From 1992 to 93, GOI had hired International Development Systems Incorporated. In 2005 till date, GOI has hired BGR Government Affairs LLC. So all these information, I mean, just give you some samples of it, but all these information is available on the U.S. Department of Justice website. It is available in public domain, so you can have a look at it. Shall we go further? Huwa?